Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP 807ET Unit 1 Part 3, that is analog based drug design. So let's begin. Analog design is defined as the modification of drug molecule or any bioactive compound in order to prepare a new molecule showing chemical or biological similarity with the ओरिजिनल मॉडल कंपाउंड. तो एनालॉग डिज़ाइन क्या होता है, हम मॉडिफाई करते हैं ड्रग मॉलिक्यूल को या किसी बायोएक्टिव कंपाउंड को कि हम बना सके एक नया मॉलिक्यूल जिसमें केमिकल और बायोलॉजिकल सिमिलैरिटी हो ओरिजिनल मॉडल कंपाउंड से. तो इसका गोल क्या होता है कि हम मॉडिफाई कर सके केमिकल स्ट्रक्चर को लीड के, ताकि वो रिटेन कर सके या रीइंफोर्स कर सके डिज़ायरेबल फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, और हम मिनिमाइज़ कर सके जो अनवांटेड फार्माकोलॉजिकल फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिससे सुपीरियर थेरेप्यूटिक एजेंट बन जाए. और या फिर दूसरा गोल क्या आएगा कि हम यूज़ कर सके टारगेट एनालॉग को फार्माकोलॉजिकल प्रोब की तरह, ताकि हमें ज़्यादा अच्छा इंसाइट मिले फार्माकोलॉजी ऑफ द लीड मॉलिक्यूल को और हम रिवील कर सकें न्यू नॉलेज ऑफ बेसिक बायोलॉजी. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायो आइसोस्टेरिज्म. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बायो आइसोस्टेरिज्म, जिसमें बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, यानी कि हम इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं. और आइसोस्टेरिज्म यानी कि आइसोस्टर, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सेम वैलेंसी होती है और सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप दैट हैव फिजिकल और केमिकल सिमिलैरिटीज़, related molecular shape and which produce similar biological properties. यानी कि उसमें सेम फिजिकल और केमिकल सिमिलैरिटी होगी, मॉलिक्यूल की शेप सेम सी ही होगी और प्रोड्यूस करेगा सेम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी. जैसे कि एग्जांपल CO2, N2O, CO, N2. फिर जो ये होता है, ये दो टाइप्स के होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल. तो जो क्लासिकल वाले होते हैं उनकी सेम स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके पास सेम शेप होती है और कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनमें डिफरेंट होती है. फिर इसमें फर्दर टाइप्स आते हैं, जैसे कि यूनी या फिर मोनोवैलेंट. इसमें क्या होती है, एक वैलेंसी बची होती है अटैचमेंट के लिए. देन बाई या फिर डाई वैलेंट, इसमें दो. ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, रिंग इक्विवेलेंट्स जैसे कि बेंजीन और पाइरिडीन. देन नॉन क्लासिकल में आते हैं कार्बोनाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एमाइड ग्रुप, हैलोजेंस, थायोएस्टर्स, बेंजीन एंड पाइरिडीन. तो इन सब के एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट. तो जो आइसोस्टेरिक मॉडिफिकेशन होती है, इसमें हम रिप्लेस करते हैं किसी एटम को, ग्रुप को, एटम्स के मॉलिक्यूल में दूसरे ग्रुप से जिसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेरिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और हम रिप्लेसमेंट करते हैं उससे. बायोलॉजिकल एक्टिविटी या तो बढ़ सकती है या कभी कभी घट भी सकती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आइसोप्रोटेनॉल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने रिप्लेस किया था सल्फोनिक ग्रुप से, तो वो बन गया था सोटेरोनॉल, जिससे ये हाईली इफ़ेक्टिव ब्रोंकोडाइलेटर था ये. तो जो रिप्लेसमेंट है वो भी इन सब टाइप्स में होती है, जैसे कि यूनिवैलेंट और मोनोवैलेंट में क्या होती है कि सब्स्टिट्यूशन होती है हाइड्रोजन की बाय फ्लोरीन, या फिर क्लोरो ग्रुप की ब्रोमो ग्रुप से करने से बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है. और जो नॉन क्लासिकल वाले हैं, इनमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट तो ये सारे टाइप्स की भी होती है, लेकिन इसमें रिंग ओपनिंग और क्लोज़र भी होता है, तो जिस वजह से वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बायो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट कहलाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडीज़ ऑफ albuterol, omeprazole एंड रेलॉक्सिफिन. 1960 में जो रिसर्चर्स थे फार्मास्यूटिकल कंपनी में एलन एंड हैंडबर्ग्स में, वो स्टडी कर रहे थे आइसोप्रोटेनॉल, जो कि एक ब्रोंको डायलेटर है जो कि मार्केट में आ चुका था 1950 से ही,
उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि उसमें 2 कायरल सेंटर हैं। एक जो स्टीरियो आइसोमर है R वाला वो ज़्यादा एक्टिव है S से, तो वो इन्फॉर्मेशन को उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने सिंथेसाइज करे सीरीज़ ऑफ एनालॉग आइसोप्रोटेनॉल का मॉडिफिकेशन करके R आइसोमर में, जिसकी वजह से एल्ब्यूटरॉल बना। जो एल्ब्यूटरॉल है उसमें ज़्यादा एफिनिटी थी β2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के लिए, जो कि लंग्स में होता है और वो ब्रोंकोडाइलेशन करता है, देन कंपेयर करते हुए आइसोप्रोटेनॉल से, माने कि ये ज़्यादा बेटर इसका रिस्पॉन्स था और इसकी हाफ लाइफ भी लंबी थी और साइड इफ़ेक्ट्स कम थे। आज के टाइम पे जो एल्ब्यूटरॉल है वो वाइडली यूज्ड ब्रोंकोडाइलेटर है वर्ल्ड में और इसने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हेल्प किया, अस्थमा वालों को, कि वो इजीली ब्रीथ कर सकें। और जो डेवलपमेंट्स हैं इसमें हुए वो एक अच्छा एग्जांपल है एनालॉग बेस्ड ड्रग डिज़ाइन का, जिससे हम एफिकेसी और सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ड्रग्स की। नेक्स्ट केस स्टडी है 1970 में जो रिसर्चर्स थे फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका में, वो स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे टीमोप्राजोल के, जिसने प्रॉमिस दिखाया था कि वो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकती है। उन्होंने देखा कि जो टीमोप्रोजाल है प्राजोल, उसमें इमिडाजोल रिंग जो है वो प्रेजेंट है, तो उन्हें लगा कि ये जो रिंग है ये इम्पॉर्टेंट है उसकी एक्टिविटी के लिए, और इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने सिंथेसाइज करे बहुत सारे एनालॉग्स टीमोप्राजोल के, मॉडिफिकेशन करके बेंजीमिडाजोल रिंग में, जिसकी वजह से बनी ओमिप्राजोल। जो ओमिप्राजोल है वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है प्रोटॉन पंप को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड की सेक्रीशन के लिए स्टमक में, और इससे क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ एसिड प्रोडक्शन में और रिड्यूस हुए सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ या फिर GERD और पेप्टिक अल्सर्स। और तब से ही जो ओमिप्राजोल है ये वाइडली यूज्ड प्रिस्क्राइब ड्रग बन गई है पूरे वर्ल्ड में, और इसने भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हेल्प की है एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। और ये भी अच्छा एग्जांपल है जिससे हम एफिकेसी और सेफ्टी एग्जिस्टिंग ड्रग की इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ जो लास्ट केस स्टडी है उसमें क्या है कि 1980 में जो रिसर्चर्स थे एली लिली एंड कंपनी में, वो स्टडी कर रहे थे टेमॉक्सिफेन का स्ट्रक्चर, जो कि ब्लॉक करती थी इफ़ेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन ब्रेस्ट टिश्यू। उन्होंने देखा कि इसमें 2 पार्ट्स थे, एक तो बाइंड कर जाता था एस्ट्रोजन रिसेप्टर से और एक प्रिवेंट करता था रिसेप्टर को फ्रॉम एक्टिवेटिंग। तो इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई रिलॉक्सीफेन की, जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर था टेमॉक्सिफेन के जैसा, लेकिन ये ज़्यादा सेलेक्टिव था एस्ट्रोजन रिसेप्टर के लिए और कम इसमें साइड इफ़ेक्ट्स थे। और जो ये रिलॉक्सीफेन है ये तब से एक इम्पॉर्टेंट ड्रग बन गई है ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर, और ये भी एक अच्छा एग्जांपल है जो एफिकेसी और सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो रिलॉक्सीफिन है ये एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, जिससे हम ट्रीट करते हैं ओस्टियोपोरोसिस, और ये कम करता है रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। That's all for now. We will soon meet with a new video. Stay tuned.